नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे प्लांट डिजीज़ के बारे में। प्लांट डिजीज़ को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और प्लांट डिजीज़ की साइंस क्या है, प्लांट डिजीज़ के पीछे कैसे होती है, क्यों होती है और कुछ उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि E.J. बटलर ने डिफ़ाइन किया कि डिज़ीज़ एक वेरिएशन है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से। एक कोई प्लांट है जो अपनी ज़िंदगी बिता रहा है आराम से, बट उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें अगर नॉर्मल से अगर कुछ चेंज हो रहा है, जो परमानेंट भी हो सकता है अगर उसे चेक नहीं किया गया, तो उस तरीके के जो चेंजेस हैं उसको हम बोलते हैं डिज़ीज़। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिज़ीज़ एक सम टोटल है किस चीज़ का? ऑल्टर्ड एंड इंड्यूस्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस प्लांट के अंदर हो रहे हैं, या तो वो ऑल्टर किए जा रहे हैं किसी वजह से, या उन रिएक्शंस का होना किसी पैथोजन के एंट्री की वजह से, या कोई फॉरेन पार्टिकल अगर उसमें आ रहा है तो उसकी वजह से अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिजीज़। प्लांट में या उसके किसी पार्ट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो सकता है? किसी बायोटिक या किसी ए बायोटिक या किसी वायरस की वजह से, किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिजीज़ बोलेंगे। तो प्लांट डिजीज़ेस को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई थी 1845 के टाइम पे, और आयरलैंड में जब ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई तो इसने वहाँ इतना ज़्यादा हैवॉक क्रिएट किया। वहाँ पे जो सारी की सारी पोटैटो की फसल थी, उस सारी पोटैटो की जो थी क्रॉप पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी उसने। उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया क्योंकि आयरलैंड के पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे पोटैटो पे, उनका स्टेपल फूड क्रॉप था। तो 1845 में जब पोटैटो क्रॉप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो फेमाइन आया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई। दूसरा, अगर हम बात करें हमारा स्टेम रस्ट की, तो स्टेम रस्ट ने भी काफ़ी एपिडेमिक फॉर्म ले ली थी काफ़ी कंट्रीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि हमें इतना आइडिया नहीं होता था कि इन डिजीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था इस पे, इतना मेजर्स नहीं थे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये यूरोप में हुआ था, सेंट्रल यूरोप में, और वहाँ पे फार्मर्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने वीट क्रॉप का कल्टीवेशन ही छोड़ दिया और वो राई को कल्टीवेट करने लगे एज अ सीरियल, क्योंकि वीट पूरी तरह से रस्ट से डैमेज हो जाता था। मेक्सिको में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे लोगों ने मेज़ ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कोई डिज़ीज़ आती है प्लांट्स में तो उसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ का वो भी चेंज होता है, वो शिफ्ट होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हेलिमंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट के बारे में, तो 1943 के टाइम पे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एंड होने के टाइम पे, तो बंगाल में हेलिमंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला। और जो पॉपुलेशन होती है मोस्टली पुअर और रूरल होती है, तो उनको क्या होता है कि वो इस तरीके की चीज़ों से कोप अप करने में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो कॉफ़ी रस्ट की बात करें, तो कॉफ़ी रस्ट में क्या हुआ था 1867 के टाइम पे, जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन होता था। पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम कॉफ़ी प्लांटेशन श्रीलंका में होता था, बट 1867 में कॉफ़ी रस्ट ने अटैक किया प्लांटेशंस के ऊपर, और 1893 तक पूरी तरह से 93% और ऑलमोस्ट श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। और जो इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया था कि वहाँ के जो कॉफ़ी प्लांटर्स थे उन्होंने कॉफ़ी प्लांटिंग की जगह टी प्लांटिंग पे शिफ्ट हो गए। खैर बाद में टी में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, उस पर भी ब्लाइट हो गया था, बट उस टाइम तक क्या हुआ था कि केमिकल कंट्रोल मेजर्स थोड़ा सा डेवलप हो गए थे जिसकी वजह से डिटोरिएट नहीं हुआ। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें,
ये डिजीज़ेज़ कितना ज़्यादा इकोनॉमी को भी काफ़ी बुरी तरह हर्ट कर सकती हैं। और भी काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि हमारा सिट्रस में डिजीज़ेज़ होती हैं बहुत ज़्यादा वायरसेस की वजह से, और हमारा पनामा डिजीज़ ऑफ बनाना बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये सारे डिजीज़ेज़। जो वीट में रस्ट होते हैं उसमें अराउंड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, 40 मिलियन एनुअली लॉस देखा गया है। लूजमेंट ऑफ वीट की वजह से काफ़ी लॉस्ट हुआ है। जो वीट की मोलिया डिजीज़ होती है वो जैसे हमारे राजस्थान या काफ़ी सारे आसपास के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखी गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो वायरसेस, राइस ब्लास्ट या ब्लाइट, करनाल बंट, ये सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा यील्ड में तो लॉस किया ही किया, और मॉनेटरी रिटर्न्स भी फार्मर्स को बिल्कुल नहीं मिल पाए इन डिजीज़ की वजह से। तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती है, और इसीलिए इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो द साइंस जो प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ती है, जिसमें हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट, पैथो मीन्स जो बीमारी है, और लॉजी इज़ द स्टडी, द नॉलेज। ओके, सो फाइटोपैथोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील विद द कॉजेस, लॉसेस और मैनेजमेंट कैसे किया जाए। हमारा जो फाइटोपैथोलॉजी को पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि कोई लिविंग नॉन लिविंग एनवायरमेंटल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से डिज़ीज़ हो रही है। डिज़ीज़ अगर हो रही है उसके बाद उसका डेवलप होने का मैकेनिज़्म क्या हो सकता है। अगर वो डेवलप भी हो गई तो वो प्लांट और उसके पैथोजन के बीच का इंटरेक्शन हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है कि ऐसा कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम ये किस तरीके से हम उस डिज़ीज़ को मैनेज करें और लॉसेस को रिड्यूस करें, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बनाना, ये काम कौन करता है, एक फाइटोपैथोलॉजिस्ट करता है। तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। डिजीज़, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या डिजीज़ एक ही टाइप की बात है। मतलब क्या है इसका कि मालफॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर वो मालफॉर्मेशन प्लांट बॉडी में किसी एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे डिसऑर्डर। पर अगर वो मालफॉर्मेशन किसी बायोटिक कंपोनेंट की वजह से हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिजीज़। अब जो भी एजेंट कोई डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो डैमेज प्रोड्यूस करने वाला एजेंट है उसको बोलते हैं हम पैथोजन। पैथोस का मतलब होता है डैमेज या एलमेंट या सफरिंग। तो अगर ऐसा कोई पैथोजन है जो डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है उसे पैथोजन बोलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, हमारा फंजाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स, वायरसेस, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें पैरासाइट की, पैरासाइट या परजीवी जिसे बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट के ऊपर, और इन टर्न क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं या उन्हें हार्म करते हैं। बायोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोट्रॉफ्स की। बायोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लिविंग सेल में ही ग्रो किया जा सकता है। मतलब जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर हैं तभी वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये बायोट्रॉफ्स जो होते हैं हमेशा अपना फूड जो है वो नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं, मतलब लिविंग टिश्यूज से ही ऑब्टेन करते हैं, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी बोलते हैं। इसमें जनरली हमारे जो फंजाई जो रस्ट कॉज करते हैं, स्मट या पाउडरी मिल्ड्यू वाले जो होते हैं, तो ये सारे हमारे बायोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें हमारे हेमी बायोट्रॉफ की। तो जो हमारे हेमी बायोट्रॉफ होते हैं ये जनरली पैरासाइट की तरह अटैक करते हैं, कि मतलब कि वो लिविंग टिश्यूज़ में ग्रो करते हैं, बट अगर वो टिश्यू मर जाता है उसके बाद भी वो उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो हेमी बायोट्रॉफ कौन से हुए कि वो बायोट्रॉफ की तरह लिविंग टिश्यूज़ को अटैक करते हैं, पर जब टिश्यू ख़त्म हो जाता है, जब डेड हो जाता है, तब भी वो उसमें ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हमारे जो हेमी बायोट्रॉफ्स हुए वो क्या हुए, हमारे फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट कौन होता था, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। तो
फैकल्टेटिवली सैप्रोफाइट है, मतलब कि सैप्रोफाइट है वो, पर हमेशा नहीं। जब अगर लिविंग टिश्यू मिलेगा तो वो उस पे भी ग्रो कर लेंगे, पर अगर डेड हो जाएगा वो तो उस पे भी कर लेंगे। तो है तो वो सैप्रोफाइट पर फैकल्टेटिव, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग पे भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्रोट्रॉफ की। तो नेक्रोट्रॉफ एक ऐसा पैरासाइट होता है जो अपने टिश्यू में जब किसी अपने होस्ट में पेनिट्रेट करता है तो वो उसको मार देता है। तो वो क्या करता है, होस्ट को मार देता है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, नेक्रोट्रॉफ। तो ये क्या हुए हमारे नेक्रोट्रॉफ। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा नेक्रोट्रॉफ में स्क्लेरोशियम, रोल्साई। तो जो नेक्रोट्रॉफ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो होस्ट टिश्यू में पहले पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं और फिर सैप्रोफिटिकली रह रहे हैं। तो क्या हुआ है, वो नेक्रोट्रॉफ को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, जो रहते हैं सैप्रोफाइट की तरह। पर अगर उनको होस्ट टिश्यू अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो लिविंग प्लांट्स को अटैक करके पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे नेक्रोट्रॉफ्स हो गए हमारे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। इनको हम पर्थोट्रॉप या पर्थोफाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है पैथोजेनिसिटी। अब जो पैथोजन है, जो डिजीज़ कॉज करने के लिए किसी होस्ट में एंटर कर रहा है, तो वो किस किस तरह से कितनी उसकी मतलब वो कितना कैपेबल है उस डिजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हो जाता है हमारा पैथोजेनिसिटी। अगर उसने होस्ट में पेनिट्रेट कर लिया और वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो उस डिज़ीज़ को कॉज करने में क्या क्या इवेंट्स होंगे। लाइक एक जो पैथोजन होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। तो हो सकता है कि उस डिज़ीज़ को उस होस्ट में होने में जो इवेंट्स के थ्रू ग्रो करना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। मतलब कि वो डिज़ीज़ कैसे कैसे ग्रो हो रही है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिटी या जो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो हम कितनी ज़्यादा डिज़ीज़ प्रोड्यूस हुई है वो हम किससे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं वायरलेंस से, कि कितना ज़्यादा पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस हो पाई है। अब जो हमारा पैथोजन है, हो सकता है कि वो थोड़ा आलसी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब वो इन्वेड कर रहा है और ग्रो कर रहा है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, कि वो पैथोजन बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो करता है, इन्वेड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसको बोलेंगे हम उसकी एग्रेसिवनेस। अब जो हमारा पैथोजन है और जो हमारा होस्ट है, उन दोनों के बीच में किस तरीके की पैरासिटिक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन हो रहा है, कि वो कुछ होस्ट पे अब कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से जो होस्ट है वो कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या है वो इन्फेक्शन। अब वही इन्फेक्शन जो है पूरे प्लांट में हो जाए तो हम उसे बोलेंगे सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब वो कॉलोनाइज करने लगे, इन्फेक्ट करने लगे, इन्फेक्शन करने के बाद वो वहाँ पे उन टिश्यूज़ में, प्लांट टिश्यूज़ में ग्रो करने लगे और आगे आगे के नए सेल्स को कैप्चर करने लगे वो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैप्चर कर रहा है, को इन्वेड कर रहा है, इन्वेजन हो रहा है उसका, और वो कॉलोनाइज कर रहा है कि हाँ मुझे इसको भी, इस सेल को भी डैमेज करना है, इस सेल को भी डैमेज करना है, धीरे धीरे करके पूरे प्लांट को डैमेज करना है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन। तो अब क्या हुआ है कि कॉलोनाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो कॉलोनाइज करने के बाद अब प्लांट में जब पैथोजन एंटर कर रहा है तो हो सकता है कि, हो सकता क्या है, होता यही है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन इन्वेजन होता है तो जो होस्ट प्लांट है या जो होस्ट बॉडी है वो क्या करेगी, वो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी। तो किस एक्सटेंट तक वो प्रिवेंट कर पाती, हो सकता है कि जैसे हम कोई डिज़ीज़ जो हो रही है उसको उसने प्रिवेंट कर दिया तो हम बोलेंगे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। बट अगर उसने उस डिज़ीज़ को
प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इतना इम्यून नहीं है वो प्लांट उस डिसीज़ के अगेंस्ट। तो हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है फिर? इम्यूनिटी होता है कि वो एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक कोई प्लांट किसी पैथोजन की एंट्री को रोक सकता है, तो वो क्या है हमारा इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी। हो सकता है कि किसी पैथोजन ने जब किसी होस्ट को इन्वेड किया तो जो होस्ट सेल्स हैं वो उस इन्वेडिंग पैथोजन के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करें, तो वो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ससेप्टेबिलिटी कि कितना ससेप्टेबल है वो होस्ट उस पैथोजन को लेके, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी जब कोई होस्ट शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जो इन्वेडिंग पैथोजन है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे सेल्स की डेथ होगी आसपास में जितने भी हैं पैथोजन के आसपास और पैथोजन की भी, तो उसे में हो सकता है कि हमारा जो पैथोजन है वो मर जाए, या ये भी हो सकता है कि एकदम से नहीं मरे। तो एक्चुअली जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये एक तरीके का इनकम्पैटिबिलिटी या हाई रेजिस्टेंस अप्रोचिंग इम्यूनिटी उसको बोल सकते हैं हम, कि हमारा एक साइन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी है कि हाँ कि बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है, ज़रा सा होस्ट के अंदर थोड़ा सा भी पैथोजन जैसे ही आया और हमारे होस्ट ने क्या किया, उन सेल्स ने आगे पीछे जितने भी सेल्स हैं सबको मारना चालू कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है वो 2-3 टाइप का हो सकता है। लाइक हमारा अगर यूनिफॉर्मली सबके लिए रेजिस्टेंट है, मतलब कि पैथोजन की जितने भी स्टेन्स हैं उसके अगेंस्ट अगर जो होस्ट है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम उसे, बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। पर अगर जो हमारा होस्ट है वो डिफरेंशियली रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लाइक थोड़ी सी या एक आध रेस के अगेंस्ट, मतलब पूरे सारे स्ट्रेन्स जो हैं पैथोजन के उनके अगेंस्ट नहीं कर रहा, एक आध के अगेंस्ट ही कर रहा, तो हम उसे बोलेंगे वर्टिकल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर वो सिर्फ एक ही जीन के द्वारा डिटरमाइन हो रही है तो हम उसे बोलेंगे मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। अगर बहुत सारी जीन्स उस रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रही हैं तो हमें बोलेंगे पॉलीजेनिक या ऑलिगोजेनिक। ठीक है, तो ये हो जाता है। जनरली रेजिस्टेंस को हम पार्शियल रेजिस्टेंस, रेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की। वो क्या होता है? सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब कि एक प्लांट अपने पूरे लाइफ साइकिल में जितनी रेजिस्टेंस गेन कर रहा है, कि उसको जितने भी ट्रिगर्स मिले हैं उन सब के अगेंस्ट उसने थोड़ी थोड़ी करके अपने आप को रेजिस्ट कर लिया कि नहीं मैं इसके आगे रिएक्ट नहीं करूँगा, मेरे को ये पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर वो इस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे लाइफ साइकिल में जितनी रिक्वायर कर रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अगर वो लोकली कुछ सेल्स में कन्फाइंड है या कुछ टिश्यूज़ में कन्फाइंड है तो हम उसे बोलेंगे लोकल एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, LAR। पर अगर वो पूरे प्लांट बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो हम उसे बोलेंगे सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो हमारे जो क्रॉप का जो लॉस हो रहा है उस क्रॉप लॉस को मिनिमाइज़ करते हुए एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना जिसमें कि हाँ डिजीज़ डेवलपमेंट हो रहा है पर नुकसान कम हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो टॉलरेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा इसी टाइप के एक और टर्म आता है डिजीज़ एस्केप। अब एस्केप करना किसी चीज़ से, कि डैमेज जो हो रहा है उससे एस्केप किया जाए, उसे अवॉइड किया जाए। तो प्लांट इस टाइप से ग्रो करता है कि वो डैमेज को अवॉइड करते हुए ग्रो करता है। और ये एक बहुत ही जो डिजीज़ एस्केप है ये कि नेचुरल वे है जिसमें प्लांट्स इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं
डिसीज़ एस्केप का फॉर्मूला लेते हैं वो कि हाँ हम इस चीज़ को एस्केप कर देंगे। तो दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट कितना अवॉइड कर सकता है डिजीज स्ट्रेस को लेने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिसिटर की। तो एलिसिटर क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट सिग्नल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो या तो हमारे जो अटैकिंग पैथोजन है वो रिलीज़ कर सकता है, या फिर हमारा जो होस्ट है वो अपनी सेल वॉल को हाइड्रोलिसिस करके रिलीज़ कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो एलिसिटर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्लांट के डिफेंस में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकग्निशन सिस्टम की। तो रिकग्निशन सिस्टम में क्या होता है कि रिकग्निशन सिस्टम में सेल टू सेल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। जैसे जैसे पैरासाइट ने अटैक किया तो जो सबसे पहले जो होस्ट पैरासाइट और पैरासाइट का जो इंटरेक्शन होगा या जो पैथोजेनेसिस होगी, वहाँ पे क्या हो सकता है उस टाइम पे कि पैथोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे जो होस्ट हैं उसके मॉलिक्यूल्स के साथ कंपैटिबल हो, मैच कर रहे हो। तो सब बोल सकते हैं कि हाँ वो जेनेटिक मैपिंग अगर हो रही है, जेनेटिक मैचिंग हो रही है तो वो कंपैटिबल हैं होस्ट और पैरासाइट। और अगर नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि वो इनकम्पैटिबल है और वो रिएक्शंस शो करेंगे। तो वो जो स्टार्टिंग के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं रिकग्निशन सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो टाइम लैप्स इनोकुलेशन, जब इनोकुलेशन हुआ है और उसके बाद जब सिम्टम्स आने लगे हैं तो उस दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो हमारा बोलते हैं उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड। वो पैथोजन टू पैथोजन वेरी कर सकता है। पैथोजन का होस्ट के साथ क्या रिलेशन उसके साथ वेरी कर सकता है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं उसके अकॉर्डिंग वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट डोमिनेंट या क्विसेंट पैरासिटिक रिलेशनशिप के बारे में। तो उसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा जो पैरासाइट है या जो पैथोजन है हमारा बहुत टाइम तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है, बट जैसे ही उसको स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस मिल जाती हैं वो सर्कमस्टांसेस में आने के बाद वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पोर की लैंडिंग से और नए स्पोर्स बनने तक का जो टाइम है उसको हम बोल देते हैं क्या, लेटेंट पीरियड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले इसके साथ आगे की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। धन्यवाद।